गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 48 जो कि आपके पीटीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1411। द सी ऑफ फेथ वॉज once टू एट द फुल एंड द राउंड अर्थ सो lay like the folds of a bright girdle, for these lines from Dover Beach are significant because they, ये जो लाइन ली गई है ये ली गई है मैथ्यू नोट की पोएम है डॉवर बीच। डॉवर बीच पोएम से ये लाइन ली गई है, ये याद रखिएगा। अब इस लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है? ऑप्शन ए, डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ अ सी एट नाइट, illustrate the speaker's joy and optimism about the future, refer to a time when religious belief was strong and vibrant, contrast the sea with the land, emphasizing their differences। इस लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो लाइन है ये लाइन रिफर कर रही है टाइम को, व्हेन, जब रिलीजियस बिलीव वॉज स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट। ये जो लाइन है ये लाइन उस टाइम को रिफ़र कर रही है जब रिलीजियस जो विश्वास है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वाइब्रेंट था, यानी जीवंत था। तो लाइन भी याद रखिएगा, इस लाइन्स की इंपॉर्टेंस भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1412। इन डॉवर बीच द स्पीकर कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ। डॉवर बीच पोएम में स्पीकर कंपेयर करता है वर्ल्ड की किसके साथ? गार्डन ऑफ डिलाइट के साथ, बैटलफील्ड के साथ, डार्कलिंग प्लेन के साथ, या वास्ट एम्प्टी ओशियन के साथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डार्कलिंग प्लेन के साथ कंपेयर करता है स्पीकर वर्ल्ड की। ये लाइन है डॉवर बीच की। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्विफ्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। तो लाइन याद रखिएगा, डॉवर बीच की लाइन है और इस लाइन में कंपेयर किया है वर्ल्ड का डार्कलिंग प्लेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1413। Others avoid our question, thou art free. This line from Shakespeare is significant because it, ये लाइन मैथ्यू नोट की पोएम है शेक्सपियर, इन पोएम शेक्सपियर से ली गई है। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चंस, thou art free। इस लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है? ऑप्शन ए, क्रिटिसाइज शेक्सपियर लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। ऑप्शन बी, प्रेज शेक्सपियर एबिलिटी टू पोर्ट्रे ह्यूमन नेचर, या ऑप्शन सी, सजेस्ट शेक्सपियर इज अबव क्रिटिसिज्म, या ऑप्शन डी, कंपेयर शेक्सपियर टू अदर ग्रेट पोएट्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सजेस्ट शेक्सपियर इज अबव क्रिटिसिज्म। इस लाइन की इंपॉर्टेंस है कि विलियम शेक्सपियर क्रिटिसिज्म से परे हैं। तो अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, thou art free लाइन भी याद रखिएगा, शेक्सपियर पोएम की लाइन है, मैथ्यू नोट ने लिखी है पोएम शेक्सपियर। ये देखिए मैथ्यू नोट की पोएम है शेक्सपियर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1849। 1849 में ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी। इसी पोएम की लाइन है, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, thou art free। ये ट्रिब्यूट है टू द पोएट विलियम शेक्सपियर। इट वॉज इंक्लूडेड इन अ नोट्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स द स्ट्रीट रिवलर एंड अदर पोएम्स। बाद में इसको इंक्लूड किया गया था, नोट की कलेक्शन ऑफ पोएम आई थी द स्ट्रीट रिवलर एंड अदर पोएम में भी इस पोएम को इंक्लूड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1414। ओ स्ट्रॉन्ग सोल बाय व्हाट सोर टेरिएस्ट दाउ नाउ। आपको बताना है किस वर्क की ये लाइन है, किस पोएम की ये लाइन है। रग्बी चैपल, एसे इन क्रिटिसिज्म, थायरेसिस, या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रग्बी चैपल। रग्बी चैपल की इंपॉर्टेंट लाइन है, ओ स्ट्रॉन्ग सोल बाय व्हाट सोर टेरिएस्ट दाउ नाउ। एक्सप्लेनेशन देखिए, रग्बी चैपल मैथ्यू नोट की पर्सनल एलेजी है। तो याद रखिएगा, रग्बी चैपल पर्सनल एलेजी है और लिखी थी 1857 में, मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज फादर डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड। तो थॉमस अर्नोल्ड की डेथ पर लिखी थी अपना शोक व्यक्त करने के लिए। हु वॉज द हेड मास्टर ऑफ द रग्बी स्कूल, जो कि इनके फादर थे थॉमस अर्नोल्ड, ये हेड मास्टर थे रग्बी स्कूल के।
Question number 1415. The function of criticism is to see the object as it really is. Asian criticism, Rugby Chapel, Thyresis Senan. किस पोएम की लाइन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे इन क्रिटिसिज्म की लाइन है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज टू सी द ऑब्जेक्ट एज इट इज रियली इज। एक्सप्लेनेशन देखिए, एसे इन क्रिटिसिज्म ये मैथ्यू नोट का कलेक्शन ऑफ एसे है, पब्लिश्ड हुआ है 1865 में, और इसी कलेक्शन ऑफ एसे ने इनको इस्टेब्लिश किया है ऐसा लिटरेरी क्रिटिक के रूप में। द वर्क एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ disinterestedness and objectivity in literary criticism, advocating for a focus on the best that has been thought and said. इन्होंने सपोर्ट किया है, फोकस दिया है द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड पर। क्वेश्चन नंबर 1416, रस्टलिंग इन द विंड ऑफ नाइट, रग्बी चैपल की लाइन है, ऐसे इन क्रिटिसिज्म की, थायरेसिस की या नन की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरेसिस की लाइन है, रस्टलिंग इन द विंड ऑफ नाइट। एक्सप्लेनेशन देखिए थायरेसिस का, थायरेसिस मैथ्यू नोट के द्वारा लिखी गई है पेस्टोरल एलेजी है, 1866 में ये पब्लिश्ड हुई है, मॉर्निंग द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड ऑर्थर यू क्लफ। तो अपने फ्रेंड की डेथ पर लिखी थी, शोक व्यक्त करने के लिए लिखी थी, पेस्टोरल एलेजी आपको याद रखनी है। द नेम थायरेसिस, जो नाम है थायरेसिस, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द शेफर्ड इन ग्रीक मैथोलॉजी, मतलब जो थायरेसिस नाम है ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, इज यूज टू रिप्रेजेंट क्लो। जो थायरेसिस है, थायरेसिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके फ्रेंड ऑर्थर यू क्लो को। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 24 10 लाइन स्टैंजास है, 10-10 लाइन के 24 स्टैंजास हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। सिंबोलिज्म की बात करें तो सिग्नल इल्म इसका यूज़ किया गया है एक ट्री के रूप में, ऐसा सिंबल ऑफ इंड्यूरिंग मेमोरी एंड ट्रूथ। तो याद रखिएगा, सिग्नल इल्म इस ट्री का यूज़ किया गया है ऐसा सिंबल के रूप में ऑफ इंड्यूरिंग मेमोरी एंड ट्रूथ का थायरेसिस में। क्वेश्चन नंबर 1417, बॉन्डिंग बिटवीन टू वर्ड्स, बॉन्डेड, द स्कॉल जिप्सी, रग्बी चैपल या ऐसे इन क्रिटिसिज्म या थायरेसिस? किस पोएम की लाइन है बॉन्डिंग बिटवीन टू वर्ड्स, बॉन्डेड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्कॉलर जिप्सी की लाइन है, बॉन्डिंग बिटवीन टू वर्ड्स, बॉन्डेड। एक्सप्लेनेशन देखिए, स्कॉलर जिप्सी पब्लिश हुई थी 1853 में, जो कि एक पेस्टोरल पोएम है। क्वेश्चन नंबर 1418, द बेस्ट विच हैज़ बीन थॉट एंड सेड, किसकी लाइन है? रग्बी चैपल, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, थायरेसिस, कल्चर एंड अनार्की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्चर एंड अनार्की की लाइन है। एक्सप्लेनेशन देखिए कल्चर एंड अनार्की का, कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू नोट के द्वारा लिखा गया है, पब्लिश हुआ है 1869 में। उन्होंने डिफाइन किया है कल्चर को डिफाइन किया है द स्टडी ऑफ परफेक्शन के रूप में। तो याद रखिएगा, मैथ्यू नोट ने कल्चर को किस रूप में डिफाइन किया है? द स्टडी ऑफ परफेक्शन के रूप में डिफाइन किया है। मैथ्यू नोट ने डिवाइड किया है इंग्लिश सोसाइटी को इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लासेस में इंग्लिश सोसाइटी को डिवाइड किया है कल्चर एंड अनार्की में। नंबर 1 द बार्बेरियंस, जिसको अरिस्टोक्रेसी क्लास भी कहते हैं। नंबर 2 द फिलिस्तीन, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, या नंबर 3 द पॉपुलेस, द वर्किंग क्लास। तो ये 3 क्लास है इंग्लिश सोसाइटी को डिवाइड किया है, बार्बेरियंस यानी अरिस्टोक्रेसी क्लास, फिलिस्तीन यानी मिडिल क्लास, पॉपुलेस यानी वर्किंग क्लास। His view the Philistine as the most influential group, but also as lacking in sweetness and light. मैथ्यू नोट का जो व्यू है फिलिस्तीन को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा
प्रभावशाली है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है या इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। फिलिस्तीन को लेकर इनका जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है, परंतु उसमें कमी है स्वीटनेस एंड लाइट की, तो याद रखिएगा। हेलेनिज्म एंड हेब्रेनिज्म, उन्होंने तुलना की है हेलेनिज्म एंड हेब्रेनिज्म की। नो कंट्रास्ट द ग्रीक आइडियल ऑफ हेलेनिज्म, हेलेनिज्म यानी रीजन एंड नॉलेज विद द हेब्रिक आइडियल यानी मोरालिटी एंड ओबीडियंस। तो इन्होंने हेलेनिज्म और हेब्रिक आइडियल की तुलना की है। हेलेनिज्म यानी रीजन एंड नॉलेज और हेब्रिक आइडियल यानी मोरालिटी एंड ओबीडियंस। स्वीटनेस एंड लाइट, जो ये फ्रेज है, ये फ्रेज इन्होंने लिया था जोनाथन स्विफ्ट से, जो रिप्रेजेंट कर रहा है आइडियल ऑफ कल्चर को। क्वेश्चन नंबर 1419, व्हाट वाज अर्नोल्ड रिलीजियस स्टैंस, किस रिलीजियस से मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग करते हैं? एंग्लिकन, एथिस्ट, कैथोलिक, नॉन कन्फर्मिस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंग्लिकन। क्वेश्चन नंबर 1420, हु इज नॉट अ वेल नोन एक्सपोनेंट ऑफ अफोरिज्म? बेकन, जेम्स जॉयस, पोप, चेस्टरफील्ड। इसमें से कौन से राइटर है जो बिलोंग नहीं करते हैं अफोरिज्म से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स जॉयस। बाकी बेकन, पोप और चेस्टरफील्ड ये बिलोंग करते हैं अफोरिज्म से। क्वेश्चन नंबर 1421, विच वर्क इज अ प्रोज क्रिटिक? इसमें से कौन सा वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का जो प्रोज क्रिटिक है? कल्चर एंड अनार्की, डॉवर बीच, थायरेसिस, सोहराब एंड रुस्तम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्चर एंड अनार्की। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मैथ्यू अर्नोल्ड का जो वर्क है कल्चर एंड अनार्की एक प्रोज क्रिटिक है। क्वेश्चन नंबर 1422, विच वर्क इज सेट इन पर्सिया? इसमें से कौन सा वर्क है मैथ्यू अर्नोल्ड का जो पर्सिया में सेटिंग रखी गई है? सोहराब एंड रुस्तम की, या डॉवर बीच की, थायरेसिस की, या स्कॉलर जिप्सी की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोहराब एंड रुस्तम की जो सेटिंग रखी गई है पर्सिया में रखी गई है। एक्सप्लेनेशन देखिए सोहराब एंड रुस्तम का। सोहराब एंड रुस्तम ये नरेटिव पोएम है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है, फर्स्ट पब्लिश हुई है 1853 में इन हिज कलेक्शन पोएम्स में। द पोएम इज एन अडॉप्टेशन ऑफ एन एपिसोड फ्रॉम द पर्शियन एपिक शाहनामा। शाहनामा से ये ली गई है, आल्सो नोन एज द बुक ऑफ किंग्स बाई फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखी कि शाहनामा, शाहनामा से इस पोएम की थीम ली गई है जो कि एक पर्शियन एपिक है। शाहनामा को बुक ऑफ किंग्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1423, विच वर्क यूजेस रिफ्लेक्टिव नरेशन? इसमें से कौन सा वर्क है जो यूज करता है रिफ्लेक्टिव नरेशन? द स्कॉलर जिप्सी, डॉवर बीच, कल्चर एंड अनार्की, या थायरेसिस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्कॉलर जिप्सी। क्वेश्चन नंबर 1424, which theme is central to the state reveler? इंट्रोस्पेक्शन, लव, वॉर, कॉमेडी। द स्टेट रिवेलर इसकी थीम क्या है? इसकी सेंट्रल थीम हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंट्रोस्पेक्शन। ये सेंट्रल थीम है द स्टेट रिवेलर की। एक्सप्लेनेशन देखिए द स्टेट रिवेलर का, ये एक पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही लिखी है और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी, इनका कलेक्शन आया था, कलेक्शन ऑफ पोएम द स्टेट रिवेलर एंड द अदर पोएम्स इन 1849। तो 1849 में ये पब्लिश हुई थी पोएम। ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है वेयर द स्पीकर आर रिवेलर एनकाउंटर्स हर्स पैलेस एंड इज ड्रॉन इनटू हर इंटॉक्सिकेटिंग वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 1425, विच थीम इज प्रोमिनेंट इन द स्कॉलर जिप्सी? द स्कॉलर जिप्सी की मेन थीम क्या है? एस्केपिज्म, लव, वॉर, कॉमेडी।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्केपिज्म। द स्कॉलर जिप्सी की जो मेन थीम है वो है अलगाववाद, एस्केपिज्म। क्वेश्चन नंबर 1426, विच वर्क यूजेस मैथोलॉजिकल अलूजन? कौन सा वर्क है जो यूज करता है मैथोलॉजिकल अलूजन को? द स्टेट रेवलर, डॉबर वीच, कल्चर एनार्की या थायरिसिस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्टेट रेवलर। ये यूज करता है वर्क मैथोलॉजिकल अलूजन को। द स्टेट रेवलर पोएम है मैथोनोड की, पब्लिश हुई 1849 में। इनका कलेक्शन ऑफ पोएम आया था द स्टेट रेवलर एंड द अदर पोएम में। क्वेश्चन नंबर 1427, विच थीम इज सेंट्रल टू एशियन क्रिटिसिज्म? एशियन क्रिटिसिज्म की मेन थीम क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, लव और कॉमेडी? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिविटी मेन थीम है एशियन क्रिटिसिज्म की। क्वेश्चन नंबर 1428, who has been called the renewer of English drama in 20th century? T.S. Eliot, Keats, Beckett या Harold Pinter? किसको कहा जाता है द रिन्यूअर ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन 20th सेंचुरी? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, हैरोल्ड पिंटर। क्वेश्चन नंबर 1429, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ कीट्स ओड्स ends with the line forever will thou love and she be fair? कीट्स की कौन सी ओड है जिसकी एंडिंग होती है इस लाइन के साथ forever will thou love and she be fair? ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी या ओड टू नाइटिंगेल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न। ये जो ओड है इस ओड की एंडिंग होती है forever will thou love and she be fair के साथ। क्वेश्चन नंबर 1430, व्हाट वर द अप्रोक्सीमेट ईयर्स ऑफ द विक्टोरियन एरा? विक्टोरियन पीरियड बताना है आपको कब से कब तक रहा है। 1600 से 1650, 1660 से 1700, 1837 से 1901 या 1910 से 1945? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1837 से 1901 ये टाइम पीरियड है विक्टोरियन एरा का। क्वेश्चन नंबर 1431, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो विक्टोरियन लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? रियलिज्म, सोशल क्रिटिसिज्म, रोमांटिक आइडियलिज्म या साइंटिफिक रेशनलिज्म? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमांटिक आइडियलिज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है विक्टोरियन लिटरेचर की। बाकी रियलिज्म है, सोशल क्रिटिसिज्म है, साइंटिफिक रेशनलिज्म है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है विक्टोरियन लिटरेचर की, लेकिन रोमांटिक आइडियलिज्म विक्टोरियन लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 1432, विच ऑथर इज नोन फॉर हिज सैटारिकल नॉवेल्स दैट क्रिटिसाइज विक्टोरियन सोसाइटी? इसमें से कौन से ऑथर है जो जाने जाते हैं अपने सैटारिकल नॉवेल्स के लिए? उन्होंने क्रिटिसाइज किया है विक्टोरियन सोसाइटी को। चार्ल्स डिकेंस, विलियम मेकपीस ठाकरे, जॉर्ज इलियट या ऑल ऑफ द एबव? जितनी भी मॉक ड्रिल मैंने करवाई है, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए जितनी भी मॉक ड्रिल मैंने करवा दी है सारी मॉक ड्रिल देख डालिए प्लेलिस्ट में जाके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। चार्ल्स डिकेंस हुए, विलियम मेकपीस ठाकरे हुए, जॉर्ज इलियट हुए, इन सभी ने लिखी है सैटारिकल नॉवेल्स और विक्टोरियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हुए लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1433, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? इसमें से कौन सी पोएम है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है? द लेडी ऑफ सैलॉड, यूलाइसिस या ब्रेक 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 मैरियाना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूलाइसिस। यूलाइसिस पोएम है टेनिसन की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई पोएम है।
क्वेश्चन नंबर 1434, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ की थीम ऑफ द विक्टोरियन एरा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो की थीम नहीं है विक्टोरियन एरा का? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोशल रिफॉर्म, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एज ऑफ रीजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एज ऑफ रीजन। ये की थीम नहीं है विक्टोरियन लिटरेचर की। बाकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, सोशल रिफॉर्म हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हुआ, ये की थीम है विक्टोरियन एरा की। तो याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोशल रिफॉर्म, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये थीम है विक्टोरियन एरा की। क्वेश्चन नंबर 1435, द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड वॉज एसोसिएटेड विद विच आर्ट फॉर्म। जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड है ये किस आर्ट से जुड़ा हुआ था? पोएट्री से, पेंटिंग से, स्कल्पचर या म्यूजिक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंटिंग से जुड़ा हुआ है द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। क्वेश्चन नंबर 1436, इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हु इज पिप्स बेनिफैक्टर। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है। इस नॉवेल में करेक्टर पिप आया है। पिप का बेनिफैक्टर कौन है? मिस हैविसम, एविल मैगविच, जो जॉर्जरी, एस्टेला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एविल मैगविच। ये रियल बेनिफैक्टर रहता है पिप का। क्वेश्चन नंबर 1437, इन द हॉलो मैन what phrase that Eliot used to describe the end of the world। The Hollow Man पोएम में टी.एस. इलियट ने किस फ्रेज का यूज़ किया है एंड ऑफ द वर्ल्ड को दिखाने के लिए? संसार के अंत को दिखाने के लिए किस फ्रेज का यूज़ किया है टी.एस. इलियट ने अपनी पोएम द हेलो मैन में? ऑप्शन ए में नॉट विद द बैंग बट अ विम्पर, ऑप्शन बी अ स्लो एंड स्टडी डिके, ऑप्शन सी अ सडन वायलेंट इरप्शन, या ऑप्शन डी अ विस्पर इन द विंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। इस फ्रेज का यूज़ किया है संसार के अंत को दिखाने के लिए अपनी पोएम द हेलो मैन में। टी.एस. इलियट कहते हैं जो संसार का अंत होगा वो एक धमाके के साथ नहीं होगा बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ होगा। नॉट विद द बैंग बट अ विम्पर। क्वेश्चन नंबर 1438, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ कलेक्शन ऑफ एसे बाई टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का कौन सा वर्क है जो कलेक्शन ऑफ एसे है? द वेस्टलैंड है, फोर क्वार्टेट्स, द सेक्रेड वुड, स्विनी एगोनिस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द सेक्रेड वुड। ये कलेक्शन ऑफ एसे है टी.एस. इलियट का। एक्सप्लेनेशन देखिए, द सेक्रेड वुड पब्लिश हुआ था 1920 में टी.एस. इलियट के द्वारा, ये जो कि कलेक्शन ऑफ एसे हैं। इसमें इंक्लूड है एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये एसे इसी कलेक्शन ऑफ एसे में इंक्लूड है। विच एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट लिटरेरी अचीवमेंट। हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम, ये भी एसे इसी कलेक्शन ऑफ एसे में इंक्लूड किया हुआ है। ये इंट्रोड्यूसिंग कराता है आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो ये टर्म है, ये टर्म टी.एस. इलियट ने अपने एसे हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम में यूज़ किया है। इसी के आधार पर हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियोर और मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर ही। हैमलेट और मैकबेथ को कहा जाता है, मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस और हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियोर। क्वेश्चन नंबर 1439, हु इज द ऑथर ऑफ सुपरएनुएटेड मैन। चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स लैम, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज। द सुपरएनुएटेड मैन के ऑथर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स लैम ने लिखा है द सुपरएनुएटेड मैन। तो याद रखिएगा, सुपरएनुएटेड मैन के ऑथर कौन है? चार्ल्स लैम। क्वेश्चन नंबर 1440, 1440 क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स डिड चार्ल्स लैम वर्क इन द ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर रिटायर। तो चार्ल्स लैम ने कितने साल तक काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में रिटायर होने से पहले?
20 साल, 30 साल, 33 साल, 25 साल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 साल इन्होंने काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। एक्सप्लेनेशन देखिए, चार्ल्स लैम्ब ने वर्क किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 33 साल तक। इन्होंने ज्वाइन की थी इस कंपनी को 1792 में ज्वाइन किया था और रिटायरमेंट लिया था 1825 में। तो 1792 से 1825 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। तो ये जो पीरियड है ये याद रखिएगा, 1792 टू 1825। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी मॉक ड्रिल सीरीज़ देखना ना भूलिएगा। प्लेलिस्ट में जाके मॉक ड्रिल सीरीज़ देखिए जो कि स्पेशल पीजीटी के लिए ही है। आज के लिए बस इतना ही। मॉक ड्रिल अगर पसंद आ रही हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।